चलिए बच्चों नमस्कार, वंस अगेन स्वागत है आप लोगों का। तो आज के लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं जिस आदमी की, उसका नाम है शेर शाह सूरी। हिस्ट्री में बहुत ही अंडररेटेड जो आदमी रहा है वो उनमें से ये है। इसके बारे में जितने लिखना चाहिए, जितनी और बातें होनी चाहिए, जितना स्कूल्स में पढ़ाया जाना चाहिए, वो नहीं किया गया है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। शायद इसलिए होगा क्योंकि बहुत छोटे समय के लिए रहा, लेकिन एक दूसरी नज़रिया इसको देखने का ये भी है, खाली 5 साल जो आदमी गद्दी पर बैठा और उसने इतने सारे काम कर दिए। तो समझ लीजिए अगर ये 20-25 साल गद्दी पर बैठा होता तो इसने क्या क्या कर दिया होता। एक बहुत बढ़िया राजा था। शेर शाह सूरी का जीवन टोटल हम बात करते हैं। वैसे तो हुमायूं को जब हमने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने इसके जीवन की जो मेन मेन इंसिडेंट्स थे उसके बारे में बात की थी। बस अब यहाँ पर थोड़ी और बातें करते हैं। भाई शेर शाह सूरी ऐसा था, एक 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 मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी था। इसका असली नाम था फरीद। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया ये वाला। इसका असली नाम था, शेर शाह सूरी का असली नाम था फरीद। इसके पिता का नाम था हसन खां। नेम ऑफ हिज फादर वाज हसन खां। अब ये जो हसन खां साहब थे ये जौनपुर के एक जागीरदार थे। तो जौनपुर के जागीरदार थे, छोटे से जागीर थी इनके पास, तो थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव इसको फरीद को रहता था। फरीद जब बड़ा हुआ तो इसको सासाराम की जागीर मिली। तो ये भी याद रखिएगा, फरीद के पास कौन सी जागीर थी? ये सासाराम का छोटा सा जागीरदार था। सासाराम बिहार में है आज के डेट में। सासाराम का जागीरदार था ये। तो वहाँ थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन करने लगा, बट कुछ परिवार में कुछ इस प्रकार की कंडीशंस थी कि इसको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा और ये चला गया। और फिर जो बिहार का एक सूबेदार था, बिहार का गवर्नर था, जिसका नाम था बराह खां लोहानी। बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी। कई किताबों में इसका नाम मोहम्मद शाह भी लिखा रहता है, तो आप दोनों ही याद रखिएगा। आप मोहम्मद शाह भी याद रखिएगा और आप बराह खां लोहानी भी याद रखिएगा। मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह कौन है? ये बिहार का सूबेदार है। इज द गवर्नर ऑफ बिहार। तो ये उसके पास चला जाता है और इसका एक बेटा था, इसका एक पुत्र था, और इसके बेटे का नाम था जलाल। ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नहीं है, ये दूसरा जलाल है, ठीक है। इस बेटे का नाम था जलाल और जलाल को पढ़ाता है, पर जलाल का टीचर बन जाता है। तो शेर शाह सूरी जो इतना महान आदमी था, इनिशियली ही वॉज ऑल्सो अ टीचर लाइक मी, ठीक है जी। तो खैर इसको पढ़ाता है, पढ़ा लिखा आदमी था, समझदार आदमी था, और बराह खां लोहानी के साथ में रहता है। संबंध भी बड़े अच्छे थे। इसी के साथ में रहते रहते एक दिन ये जब फरीद जब शेर को मार देता है, तो ये बराह खां लोहानी ही फरीद को शेर शाह की टाइटल देता है, शेर शाह की उपाधि देता है या टाइटल देता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इनफैक्ट मैं एक बार कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था, तो उसमें 50 लाख रुपए का क्वेश्चन था ये, कि शेर शाह सूरी को शेर शाह का नाम एक्चुअली किसने दिया। तो उसमें आंसर वॉज बहार खां लोहानी। अब बीच में फिर बहार खां लोहानी से इसके संबंध कुछ खराब भी होते हैं। इनफैक्ट ये छोड़ के चला जाता है और मुगलों की सेना में चला जाता है। एक चंदेरी का वॉर मैंने बताया था आपको शुरुआती लेक्चर्स में। तो चंदेरी का वॉर में ये जलाल जो ये शेर शाह सूरी जो था, ये मुगलों की तरफ से लड़ा था और उसके बाद फिर वापस लौट आया। फिर बहार खां के पास आ गया, फिर उसके पुत्र को पढ़ाने लगा और कहानी ऐसी चलने लगी, जीवन ऐसे ठीक ठाक चलने लगा। फिर अचानक से बीच में बहार खां लोहानी की डेथ हो जाती है, इसकी हो जाती है मृत्यु। ये भाई साहब पिक्चर से चले जाते हैं। जलाल, अब इसका बेटा था, अकेला रह जाता है। और जलाल की एक माँ थी, उसकी माँ का नाम था दादू बेगम। दादू बेगम विधवा हो जाती हैं। तो दादू बेगम को ये हेल्प करता है और एक्चुअली दादू बेगम से शादी कर लेता है। तो दादू बेगम से कर लेता है विवाह, जो एक्चुअली विधवा थी। और विधवा थी, उसके बाद जब विवाह कर लेता है तो ये बिहार का सूबेदार बन जाता है उसके बाद, क्योंकि इसकी जगह पर ये आ जाता है। बिहार का सूबेदार बन गया, तो इस शॉर्टकट इसने अपनाया सक्सेसफुल के लिए, सक्सेस होने के लिए। इसी प्रकार से इसका एक और मित्र था उस समय, उसका नाम था ताज खां की एक बीवी थी। ताज खां की एक पत्नी थी। उनकी ताज खां की पत्नी का नाम था लाड़ मलिका। ताज खां ये चुनार के किले का किलेदार था। जो चुनार का किला है, हमने पहले भी बात की 2-3 बार। तो चुनार का किला, जिसको कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं आज भी, मतलब आज तो नहीं कहते, उस समय कहते थे। तो चुनार का किले का किलेदार जो था ताज खां था, वो भी इसका मित्र था। अचानक से ताज खां की मौत हो जाती है। ताज खां की मौत के बाद ये लाड़ मलिका को भी हेल्प करता है, यानी उससे कर लेता है शादी। तो दादू बेगम से विवाह कर लिया साहब,
बिहार का सूबेदार बन गया, लाड़ मलिका से विवाह कर लिया, तो ताज खां की सारी संपत्ति और चुनार का किला भी इसके कब्जे में आ गया। अपने जीवन में 4 महिलाओं से शादी करता है और चारों विधवाओं से करता है। और उन विधवाओं में कॉमन बात यह थी कि सब पैसे वाली विधवाएं थीं, वो मतलब ऐसी चलती फिरती विधवाएं नहीं थीं। और इस प्रकार से वो शॉर्ट तरीके से अपना पावर बढ़ाता है और चुनार का किला का किलेदार बन जाता है। और आप जानते हैं उसके बाद की कहानी, हालांकि मैं हुमायूं की मैं डिस्कशन कर चुका हूं, बट फिर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आई होप ये चीज़ आप नोट करते चल रहे हैं, मैं लिखा भी दूंगा, आप इनको जरा नोट करते चलिए, अपनी लैंग्वेज में नोट करते चलिए। इसका असली नाम और ये सब चीज़ें इसके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई जो हैं वो एग्जाम में कभी कभी आ जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है चीज़ों को। इसके बाद ये अपना एम्पायर एक्सटेंड करेगा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद लगातार दिल्ली सल्तनत सिकुड़ती चली गई थी, और उसके बाद जब मुगल भी आए हैं तो भी बहुत बड़ा एम्पायर बना नहीं पाए हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सबसे बड़ा एम्पायर शेरशाह सूरी बनाएगा, और शेरशाह सूरी एक्चुअली ठीक ठाक एम्पायर बनाता है। सबसे पहले इन द ईयर 1534 ये बंगाल अभियान करेगा और बंगाल को कैप्चर कर लेगा, और इसी बात को लेकर के हुमायूं से नाराज होगा। हुमायूं इसको रोकने के लिए इसके पीछे जाएगा, और उसके बाद ये हुमायूं एक कॉन्स्पिरेसी में हुमायूं को फंसाएगा, और इन द ईयर 1539 चौसा का वॉर होगा, चौसा का युद्ध होगा। और चौसा के युद्ध में कौन जीतेगा? फरीद ही जीतता है, मतलब शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है, भाग जाता है। लेकिन हुमायूं दोबारा आता है वापस, और 1540 के अंदर कौन सा वॉर होता है? वॉर ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज का युद्ध होता है, बैटल ऑफ कन्नौज होता है। ये दोनों वॉर किस किस में हुए? शेरशाह सूरी एंड हुमायूं। और दोनों ही लड़ाइयों में कौन जीता? शेरशाह सूरी जीता। और ये दो बड़े निर्णायक युद्ध हैं, ये बड़ी डिसाइसिव वॉर्स हैं। और इसके बाद हुमायूं को इंडिया छोड़ के जाना पड़ता है। इंडिया छोड़ के वो ईरान चला गया साहब, है ना। उसकी कहानी फिर हम हुमायूं में देख ही चुके हैं कि हुमायूं ने उसके बाद क्या क्या किया। यहाँ पर अब भाई साहब ये गद्दी पर बैठ गए, अब ये अपना एम्पायर और बढ़ाएंगे और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करेंगे। ना सिर्फ देखो, शेरशाह सूरी 1545 में मर जाएगा एक एक्सीडेंट में, लेकिन 5 साल में वो बहुत बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर गया। अभी हम डिस्कशन करेंगे उनको, तो आप देखेंगे आज भी हम उन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद अकबर ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने किया। अकबर इससे इतना इंस्पायर्ड था कि अकबर ने तो इसके लिए पूरी किताब लिखवाई थी कि इसकी सारी किताबें लिखो, इसके बारे में लिखो कि कैसे काम करता था, क्या करता था, लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को पता चले। तो इसके बाद ये क्या करेगा? इन द ईयर 1542 ये मालवा पे जाएगा, मालवा को कैप्चर कर लेगा। ये कैप्चर्ड मालवा इन 1542। उसके बाद 1543 ये एक घटना यहाँ पर अजीब होती है। मतलब वैसे तो इसको बहुत महान माना जाता है, महान था भी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसके करेक्टर पर एक काला धब्बा है ये घटना। एक्चुअली 1543 में ये रायसीन का अभियान करता है, रायसीन एक्सपीडिशन करता है, और वहाँ का राजा था पूरनमल। पूरनमल वॉज द किंग ऑफ रायसीन। पूरनमल को ये बुलाता है और धोखे से, प्रॉपर धोखे से उसकी हत्या करता है। मतलब उसको बहुत को विश्वास में लेता है, भाई भाई एकदम बनाता है, उसके बाद उसकी हत्या करता है। किले के अंदर जाता है, स्त्रियां जौहर करती हैं, जौहर आप जानते ही हैं, आग में कूद जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती हैं जो कि इसके चरित्र पर एक धब्बा कहा जाता है। खैर, इसके बाद 1544 राजपूताना को पूरे को ये कैप्चर करता है, राजपूताना को जीतता है। यहां इतना प्रभावित ये होता है राजपूतों की वीरता से कि बाद में जब वापस आता है तो सोचता है कि मैंने क्यों लड़ा मैं इन लोगों से। बहुत बड़ा एम्पायर तो इनका था नहीं, और उसने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य लगभग खो दिया था। मतलब इसको लग रहा था कि ये ऑलमोस्ट हार जाएगा, और कोई ऐसा बड़ा एम्पायर के लिए गया नहीं था। ये बोले कि ये मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने अपना पूरा एम्पायर खो दिया था, और बड़ी बहादुरी से ये लोग लड़े थे। यहाँ से इनसे बड़ा प्रभावित हुआ ये। फिर उसके बाद 1545 भैया जो भी महान हुए हैं ना, लगातार काम किया उन्होंने। जो थक के बैठ गया तो वो खरगोश की तरह से पीछे रह जाता है। लगातार कंटिन्यूसली काम करते रहना पड़ता है आपको। पढ़ाई में भी तो यही है,
पढ़ाई में कुछ बच्चे तो जैसे मैंने देखा है कि पढ़ते हैं तो किसी दिन जोश आ गया, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया या मैंने कुछ समझा दिया, तो उसके बाद 12 घंटे 15 घंटे पढ़ेंगे, 18 घंटे पढ़ेंगे, पहले दिन 18 घंटे पढ़ेंगे, फिर 15 घंटे आ जाएंगे, फिर 10 घंटे आ जाएंगे, फिर उसके बाद फुस हो जाएगा मामला। 4-5 दिन तक वो मोटिवेशन रहता है। नहीं, आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़िए, बहुत है डेली। मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत है, लेकिन वो डेली पढ़िए, डेली 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 डेली, ठक 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 ठक, कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए। परसिवरेंस ज़रूरी है, एकदम से जोश आ गया और कुछ कर दिया वो सब ज़रूरी नहीं है। तो देखिए लगातार अभियान कर रहा है। 1545 में ये इसका जो लास्ट अभियान होगा वो कलिंजर होगा। कलिंजर जो आज का बांदा जिला में है, बांदा यूपी में, कलिंजर बुंदेलखंड में पड़ता है, ब्रैकेट में बुंदेलखंड भी लिख लीजिएगा आप। कलिंजर अभियान होगा। यहाँ का शासक था कीरत सिंह। कीरत सिंह। यहाँ क्या होता है कि एक किले के बाहर खड़ा होता है, तोप के गोले चल रहे होते हैं किले के ऊपर, और ये क्या होता है कि एक तोप का गोला किले की दीवार से टकराता है और लौट कर वापस आ जाता है, जहाँ ये खड़ा होता है वहीं आकर के फट जाता है। तो ये भाई साहब भी फट जाते हैं, मतलब इनकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं। हालांकि लड़ाई में ही मरा गया, बट वो एक्सीडेंट ही माना जाएगा उसको। तो इसी अभियान के दौरान इसकी हो जाती है मृत्यु। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? कलिंजर अभियान, कलिंजर एक्सपीडिशन के दौरान उसकी डेथ हुई। अपना मकबरा अपने सामने ही बनवा दिया था इसने। सासाराम में इसका मकबरा है, जो आर्किटेक्चर में बाद में इसकी फोटो वगैरह भी आपको दिखाएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसको करेंगे हम लोग उसमें। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका मकबरा जो है, इसका जो टॉम्ब है, दैट इज इन सासाराम। सासाराम, एंड सासाराम इज इन बिहार। ठीक है, ये होगी भैया इसके जीवन की एंड, जीवन का अंत। अब जैसा मैंने कहा कि इसके जीवन को प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इसने क्या क्या काम किए, चलिए अब वो जरा देखते हैं। मैं इसको मिटाता हूं, फिर उसको देखते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब जरा हम एक हेडिंग, अगला हेडिंग चाहते हो आप डाल लीजिए, शेरशाह सूरी का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी। अब एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए कई सारी बातें हैं, एक आध बात नहीं, कई बातें हैं। पहली चीज़ तो ये समझिए आप कि जैसे आज की डेट में मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, तो हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि बहुत सारे गांव होते हैं, कई सारे गांव मिला करके एक ब्लॉक बनाया जाता है। आपके स्टेट में हो सकता है कुछ अलग तरीके से उनका नाम हो, मोर और लेस यही सिस्टम होता है। कई गांव मिला के एक ब्लॉक होता है, कई ब्लॉक को मिला करके एक तहसील बनती है, कई तहसील मिला करके एक जिला बनता है, कई जिले मिलाकर एक मंडल बनता है, और कई मंडल मिलाकर एक प्रदेश बनता है, एक स्टेट बनता है। कई सारे गांव की यूनिट को ब्लॉक कहते हैं, फिर कई सारे ब्लॉक आए उनको मिलाकर तहसील कह देते हैं, तहसील के बाद जिला, फिर मंडल, फिर प्रदेश, इस प्रकार से बनता है। तो इसने जो अपना सिस्टम बनाया था उसको 3 कैटेगरी में बांटा। कई सारे गांवों को मिलाकर बनाया जाता था परगना, कई सारे परगने मिलकर बनते थे सरकार, और इस प्रकार की 16 सरकारें थी इसके यहाँ पे। कितनी सरकारें थी? 16। तो पहला पॉइंट तो लिख लीजिए कि शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को 16 सरकारों में बांटा। शेरशाह सूरी डिवाइडेड हिज एम्पायर इन 16 सरकारों में बांटा। दूसरी बात, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिए, हम सब जहां भी रहते हैं, जिलों में रहते हैं तो आपके यहाँ एक डीएम होता है, एक एसपी होता है या कमिश्नर होता है कई जगह पे, मतलब एक पुलिस का एक बड़ा अधिकारी होता है, एक डीएम साहब होते हैं। अब ये बताइए, डीएम साहब बड़े हैं या एसपी बड़ा है या एसएसपी बड़ा है या कमिश्नर बड़ा है? कौन बड़ा है, डीएम या एसएसपी? तो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, पावर दोनों की अलग अलग है। ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया है क्योंकि एसएसपी साहब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, कानून व्यवस्था देखेंगे, और डीएम साहब जो देखेंगे वो रेवेन्यू पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू, और अब तो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं। तो कलेक्टर कहा जाता है इसलिए डीएम को, क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट करने का मेन काम हुआ करता था उनका। अगर ये दोनों पावर एक ही आदमी के हाथ में हो जाएंगी तो वो शायद उस पावर का मिसयूज कर सकता है, तो इसलिए इस दोनों पावर एक आदमी को नहीं दी जाती। इनफैक्ट टैक्स, आप ऐसा मोटे तौर पे बात करें तो डीएम साहब या कलेक्टर साहब जो है वो टैक्स, रेवेन्यू कलेक्शन का काम वहाँ के एरिया से वो देखते हैं। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर एसएसपी साहब देखते हैं। और जो पैसा आता है डीएम साहब के पास, वो उनके पास नहीं रहता, वो एक ट्रेजरार के पास रहता है। शहर में एक ट्रेजरार भी होता है, एक ट्रेजरी होती है, इसको खजाना आप कह सकते हैं। तो तीनों अलग अलग लोग हैं ये।
अब ये पावर का बंटवारा इससे पहले नहीं था, शेर शाह सूरी से पहले नहीं था। शेर शाह सूरी इस पावर का बंटवारा करेगा। वो इसको किस प्रकार से बनाएगा ये मैं मिटा देता हूं, ये इसका आपके काम का नहीं है। ये आज का सिस्टम, आज भी तो यही होता है ना। तो शेरशाह सूरी के समय में जो गांव होते थे, गांव में जो अधिकारी होते थे, अब गांव में तो बहुत बड़ा अधिकारी रखने की जरूरत नहीं है, तो गांव के अधिकारियों को हम कहते थे, खुद कहते थे, या मुकदम कहते थे, या चौधरी कहते थे। ये पहले भी चलता था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसकी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इसको खुद, मुकदम और चौधरी इनको कहा करते थे। फिर इसके बाद कई गांव मिलकर बनते थे परगना, और परगना में अब पावर का इन्होंने कर दिया डिवीजन। परगना में एक हुआ करता था, अब परगना का देखिए पावर क्या है। परगना में एक होता था शिकदार, शिकदार, एक होता था मुंसिफ, और एक होता था खजांची, खजांची। शिकदार जो होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, वो प्रशासन देखता था, यानी आप इनको एसएसपी कह सकते हैं आज का। मुंसिफ जो होते थे वो राजस्व, रेवेन्यू देखते थे, मतलब टैक्स व्यवस्था देखते थे। खजांची वो होता था जिसके पास खजाना रहता था, तो आप इसको कोषाध्यक्ष कह सकते हैं, ट्रेजरार कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं कोषाध्यक्ष, अंग्रेजी में कह सकते हैं ट्रेजरार। ये ट्रेजरार होता था। तो यानी कि पावर का बंटवारा हो गया, एक आदमी के पास पावर नहीं रहेगी। ये देखो दिमाग वाला आदमी था यार, ये सिस्टम ये आज भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसी प्रकार से जब सरकार आएगी तो सरकार में भी दो बड़े अधिकारी हैं, एक है शिकदार ए शिकदारान, और एक है मुंसिफ ए मुंसिफान। बेटा इंग्लिश वाले भी यही बोलते हैं ना, इंग्लिश में भी मुंसिफ ए मुंसिफान ही आपको लिखना पड़ेगा, और शिकदार ए शिकदाराना ही लिखना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझिए, शिकदार ए शिकदारान का मतलब है सभी शिकदारों का शिकदार, यानी सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स का एडमिनिस्ट्रेटर। मुंसिफ ए मुंसिफान मतलब सभी मुंसिफों का मुंसिफ, सभी रेवेन्यू कलेक्ट करने वालों का हेड। तो एक ये अगेन एडमिनिस्ट्रेटर का, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, और ये रेवेन्यू पार्ट का हेड है उस पूरी सरकार का। इस प्रकार से सिस्टम यहां पर ये बनाते हैं। इसको नोट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जब मुगल्स आएंगे आगे, अकबर आएगा आगे जब, और इनफैक्ट जब शाहजहां जब आगे आएगा, तो इसमें फिर कई सारे डिवीजन और होंगे। वही जैसे आज वाला डिवीजन चलते हैं, गांव, फिर तहसील, ब्लॉक, फिर तहसील, फिर जिला, फिर मंडल, इस तरह से। तो अभी ये 3 डिवीजन ये वाली करेगा। तो 16 सरकार इस प्रकार की ये अपने एम्पायर में बनाता है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अच्छा, इसके अलावा इसने एक और काम इंपॉर्टेंट ये भी किया कि इसने कुछ मुद्राएं चलवाई, और कई सारी टकसालें, शायद 23 टकसालें इसके समय में थी। टकसाल मीन्स मिंट्स इसके समय में थी, जो चला करते, जो जहाँ पैसे पैसे छापाए जाते थे। तो हाँ, 23 ही टकसालें थी इसके अंदर। तो अब कौन से नए सिक्के इसने चलवाए? एक इसने सिक्का चलवाया अशरफी। नोट करते चलिए फटाफट, आप लिखिए, मुद्रा व्यवस्था में लिख लीजिए, या करेंसी सिस्टम में लिख लीजिए कि शेरशाह सूरी ने कुछ नए सिक्के चलवाए। शेरशाह सूरी स्टार्टेड फ्यू न्यू कॉइन्स सच एज, जैसे अशरफी, नंबर 1 अशरफी। आगे ऐसे लिख लीजिएगा, सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का था। दूसरा लिखिए रुपया, रुपया जो चांदी का सिक्का था, रुपया विच वॉज अ सिल्वर कॉइन। दाम जो तांबा का सिक्का था, तांबा विच वॉज अ कॉपर कॉइन। तो आज भी चलते हैं नाम तो, है ना। रुपया तो आज भी चल रहा है, कितने सारे देशों में रुपये नाम से करेंसी चलती है। दाम अभी भी बोलचाल में चलता है कि कितने दाम है कि नहीं है, बोलचाल में चलता है ये अभी भी। अशरफी कहानियों में चलता है, लेकिन अभी भी अशरफी सोने का सिक्का तो अब है ही नहीं खैर कहीं पे, तो कहानियों में लेकिन अभी भी ये चलता है। इसका रेशो मैं आपको बता देता हूं कि 1 रुपी, नॉट रुपी, रुपया, 1 रुपया इज इक्वल टू 64 दाम हुआ करता था। 1 रुपये में 64 दाम हुआ करते थे, ये भी नोट कर लीजिए आप। इसके अलावा लिख लीजिए, शेरशाह सूरी ने 23 टकसालों का निर्माण कराया। शेरशाह सूरी स्टार्टेड 23 टकसाल
23 टकसाल्स। एक छोटा सा पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए, आप फैक्चुअल पॉइंट बताकर। ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल फिलहाल में देखा है, जब से वो पद्मावत फिल्म आई उसके बाद 2-3 जगह में दिख चुका है एग्जाम में। लिख लीजिए देखिए पद्मावत फिल्म जो बनी थी वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी एक किताब जिसका नाम था पद्मावत, उसके आधार पर बनी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी इसी के दरबार में रहा करते थे। लिख लीजिए कि मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के दरबार में ही रहते थे। मलिक मोहम्मद जायसी वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ शेर शाह सूरी, जिन्होंने पद्मावत लिखी है। हु हैड रिटन पद्मावत, जिन्होंने पद्मावत लिखी है। और इसने क्या इंपॉर्टेंट काम करा है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम और कराया भाई, ये बहुत सारी रोड्स बनवाएगा। ये 5 साल रहा है, देखो क्या क्या कर गया है। रोड्स बनवाएगा। रोड्स में जो इंपॉर्टेंट रोड है वो, चलो हम यहाँ डिस्कशन इसको एक फिगर बना के कर लेते हैं। तो ये रहा साहब आपका, मान लीजिए कि इट इज इंडिया। ओके, जीटी रोड बनवाई थी, आपने सुना होगा ऐसा कुछ, है ना? तो वो क्या रोड है वो भी देख लेते हैं। देखिए इसने एक रोड बनवाई लंबी सी। ये जानता था कि अगर रोड नहीं होगी तो व्यापार नहीं होगा, और व्यापार नहीं होगा तो टैक्स कैसे आएगा। व्यापार पर इसका बड़ा फोकस था। तो इसने कहा रोड बनवाओ, बड़ी लंबी लंबी रोड बनवाओ, बढ़िया सी रोड बनवाओ। तो इसने एक पाकिस्तान में एक जगह है यहां पर जिसका नाम है पेशावर। पेशावर, यहां पर आपका दिल्ली है, दिस इज आपका दिल्ली। और यहां पर बांग्लादेश आज का जो है, वहां पर एक जगह है जिसका नाम है सोनार गांव। सोनार गांव। इसने पेशावर से लेकर के दिल्ली होते हुए और सोनार गांव तक एक रोड बनवाई। ठीक है, इसी को हम जीटी रोड कहते हैं। लेकिन आज जीटी रोड उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा जाता। अब देखिए, अब इंडिया में इस समय कहां से कहां तक रह गया, यहां से यहां तक रह गया। ये वाला जो पार्ट है इंडिया में, ये वाला पार्ट, ये है आपका अमृतसर, दिस इज अमृतसर। ये वाला जो पार्ट है इट इज कोलकाता। कोलकाता। अमृतसर टू दिल्ली ये कौन सा हाईवे कहलाता है? इट इज NH1। और दिल्ली टू कोलकाता ये कौन सा हाईवे कहलाता है? इट इज NH2। और इसी NH1 प्लस NH2 को हम कहते हैं GT रोड। GT रोड, ठीक है जी। ये इसने मेन सड़क बनवाई। इसके अलावा अकेली सड़क नहीं थी, और भी सड़कें थी। एक इसने लाहौर से मुल्तान की सड़क बनवाई, दिस वाज मुल्तान, बट ये अभी पाकिस्तान में है तो वहां के एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना? आपके तो नहीं पूछा जाएगा। मुल्तान एंड दिस इज लाहौर। एक इसने लाहौर टू मुल्तान बनवाई। एक इसने, ये देखिए यहां पर आगरा है, आगरा टू चित्तौड़ रोड बनवाई। आगरा टू चित्तौड़ रोड बनवाई। और एक इसने आगरा टू जोधपुर रोड बनवाई। आप इसको नक्शे बना लेंगे तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। तो ये कुछ उसने रोड बनवाई। एक पेशावर टू सोनारगांव, जो ये आप ध्यान से आपने बना ही लिया है। फिर आगरा टू जोधपुर, आगरा टू चित्तौड़ एंड मुल्तान टू लाहौर। कई सारी इसने सड़कें बनवा दी और कहा कि चलिए भाई व्यापार कीजिए। और पुलिस अधिकारियों से इसने कहा, कानून व्यवस्था देखने वालों से इसने कहा कि भाई यहां पर ना लूटपाट नहीं होनी चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर क्राइम हो गया तो आप समझ लीजिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस बात के। और क्राइम अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्रिमिनल को पकड़ के लाइए। किसी ने चोरी कर दी, डकैती डाल दी, किसी ने लूट लिया, तो उस लूटने वाले को आप लेकर आएंगे, पकड़ के लाएंगे, चाहे जहां से लाएं। पकड़ के लाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ पाए तो मैं आपको वो सजा दूंगा जो उसको देता। ठीक है भाई। तो कहा जाता है, देखो भाई, अगर वास्तव में कानून व्यवस्था संभालने वाले अपने पर आ जाएं तो कानून व्यवस्था संभल जाती है। यहां पर ये करना पड़ा उनको, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी उनको। तो भाई ये तो करना पड़ा। तो क्या हुआ कि इतनी अच्छी कानून व्यवस्था हो गई कि एक इतिहासकार लिखता है कि अगर 80 साल की बुढ़िया रात को 12 बजे अपने पूरे शरीर पर गहने पहनकर जा रही है इन सड़कों पे, तो भी उसको कोई लूटने वाला नहीं है।
ये वो समय है जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, सब सुनसान रहता था, और उसके बाद भी उस बुढ़िया को कोई लूटने वाला नहीं है। इतना बढ़िया सिस्टम हो गया। दूसरी बात, इन सड़कों को आर्टरीज कहते हैं, मतलब इसके साम्राज्य की, इसके एम्पायर की आर्टरीज कहते हैं, धमनियां कहते हैं साम्राज्य की। क्योंकि क्या हुआ कि देखिए, यहां पर इन सड़कों पर इसने बहुत सारी छोटे छोटे रुकने के लिए सराय बनवाई। सराय जिसको धर्मशाला हिंदी में कह सकते हैं आप। बहुत सारी सराय धीरे धीरे बनवाई गई कि भैया रात को व्यापारी जब थक जाएंगे सड़क चलते चलते तो कहीं रुकेंगे ना, सराय बनवाई। हिंदुओं के लिए अलग सराय बनवाई, मुसलमानों के लिए अलग सराय बनवाई। हिंदुओं की सरायों में हिंदू कर्मचारी रहा करते थे, मुसलमानों की सरायों में मुसलमान कर्मचारी रहा करते थे। और उसके बाद चीज़ें बढ़िया चलने लगी। अब उन सरायों के आसपास छोटे छोटे मार्केट लगने लगे, क्योंकि जब व्यापारी सुबह निकलते थे वहाँ से तो सामान खरीदते थे, फिर कुछ लोग वहाँ रहने लगे, खाने पीने का सामान बेचने लगे, छोटे छोटे गांव बनने लगे। वो गांव छोटे छोटे धीरे धीरे कस्बे बने, और बहुत सारे शहर जो आज इन सड़कों पे आप देखते हैं वो एक्चुअली ये सराएं थी जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। और वो सरायों ने ही छोटे छोटे कस्बे और उसके बाद छोटे शहर और उसके बाद बड़े शहरों का रूप लिया। बहुत सारे बड़े बड़े शहर इनके किनारे बसे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका काम था डेवलपमेंट के लिए फॉरेन। आप समझिए भैया, मैं बार बार इस बात को रिआइटरेट कर रहा हूँ, 5 साल में करके क्या इतना कुछ आदमी है। तो जो आदमी कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं 5 साल में सरकार क्या कर सकती है, तो उसको जरा एग्जाम्पल दीजिए आप शेरशाह सूरी का कि 5 साल में क्या कर गया, 10 साल में क्या कर गया होता है ये। ठीक है, आप आई होप आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है। ठीक है, 1700 सराएं इस तरह की इसने बनवाई थी। तो इन सब चीज़ों को नोट करते चलिए आप। ओके, हाँ। देखो न्याय कैसे, ये इसी जो समय था, इस समय न्याय कैसे होता था, इस समय जस्टिस कैसे होता था, इस्लाम के आधार पर होता था। इस्लाम की कानून की पुस्तक क्या है, शरीयत है। तो जो इस्लाम का ज्ञाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मान के चलिए उसको, और उसको कहा जाता था काजी। जो काजी होता था, आपने कहावत भी सुनी होगी, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा। हाँ। तो आप काजी जो होता था वो सबसे बड़ा न्याय का अधिकारी हुआ करता था। जो काजी ने कह दिया वो हो गया, कोई कानून नहीं था, कोई संविधान नहीं था इस तरीके का। शेरशाह सूरी तक तो कानून नहीं रहता है, लेकिन शेरशाह सूरी का जो उत्तराधिकारी आता है, जो उसका सक्सेसर आता है, जिसका नाम था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह ही था, यस इट वाज इस्लाम शाह। इस्लाम शाह, इस्लाम शाह वाज द सक्सेसर एंड द सन ऑफ शेरशाह सूरी। वो कहेगा भैया जो काजी साहब अपने ऑर्डर दे दिया ना, यानी कि ये कानून आपका हिसाब से ये कहता है, तो अब इन चीज़ों को लिखो, आगे भी अब इस तरह के मामले में ऐसे ही फैसला दिया जाएगा। तो इसने इन कानूनों को लिखना शुरू किया, चीज़ें लिखना शुरू हुई, तो लोगों को मज़ा आने लगा साहब। ठीक है ना। तो ये भी लिख लीजिए आप कि शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह के समय में कानूनों को लिखवाया जाने लगा। रूल्स वर स्टार्टेड मेंशनिंग एट द टाइम ऑफ शेरशाह, एट द टाइम ऑफ इस्लाम शाह द सक्सेसर ऑफ शेरशाह सूरी। कानूनों को लिखवाया जाने लगा। अब ऐसा कहना गलत होगा कि ये इस्लाम के आधार पर काम करता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक था, मतलब इस्लाम मानता था, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई इस्लाम के आधार पर सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये कानून व्यवस्था वगैरह के मामले में भी ये चीज़ एप्लीकेबल है कि ऐसा नहीं है कि इस्लाम से ही काम चलेगा। बोले साहब मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बेहतर चलेगा मैं वैसे काम करूँगा। अच्छा, और कुछ एक आध बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, तो लेट मी सी। कुछ पोस्ट वगैरह हैं, ठीक है, वो तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे ही जब हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। ओके, ठीक है। तो ये कुछ बातें बेटा इंपॉर्टेंट थी आपके शेरशाह सूरी के लिए, याद रखिएगा इन बातों को। मैं डिक्टेट बहुत कम कर रहा हूँ हिस्ट्री में, रीज़न है कि बहुत ज़्यादा डिक्टेशन हो जाएगा, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोट करते कर रहे हैं, वो तो आई एम श्योर आप कर रहे हैं। दूसरा, बुक्स ज़रूर पढ़ते चलिए आप। इस टॉपिक को मैंने समझाया, अब इस टॉपिक को आप जब तक बुक से नहीं पढ़ेंगे तब तक बहुत अच्छी तरह से आप इन्वाइब नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। बाकी तो आपको समझ में तो आ रहा है। हिस्ट्री में वो पिक्चर बनाना मेरा उद्देश्य है कि मैं एक पिक्चर आपके सामने क्रिएट कर सकूं, एक मूवी आपके सामने चला सकूं। ये ऐसा हो रहा है, हाँ फिर ये जा रहा है, अच्छा ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। जब हम बुक पढ़ते हैं तो बुक से वो पिक्चर नहीं बनती हमारे दिमाग में, तो पिक्चर बना रहा हूँ मैं। सेम डे आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, तो वो पिक्चर फिर वो ढंग से अंदर दिमाग में समा जाएगी, और फिर लिखना पड़ेगा उसको, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हिस्ट्री में लिखाई मांगता है ना, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। किसी और के नोट्स
किसी और के ही नोट्स होते हैं, आपके नोट्स नहीं होते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है, शायद 20 बार बोला होगा पिछली बार मैंने पहले भी इस बात को, फिर बोल रहा हूँ, नोट्स हमेशा अपने हाथ के लिखे होते हैं। बाजार से आप दूसरे किसी के नोट्स खरीद के ला रहे हैं या किसी अपने दोस्त के नोट से पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा बेटा। उससे बढ़िया है कि आप कोई अच्छी बुक खरीदिए। बुक से अच्छा दूसरा सोर्स नहीं हो सकता आपके लिए पढ़ाई का। नोट्स वो है जो आपने खुद बनाए हैं। खुद बनाते बनाते ही आपको चीज़ें याद हो गई हैं, और उसके बाद जब उसको रिवीजन करते हैं आप, मज़ा आ जाता है। ठीक है जी। चलिए, तो अगले लेक्चर में हम अकबर के बारे में बात करेंगे।